हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 9 का इतिहास का, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये वीडियो पूरी की पूरी हिंदी में होगी, नोट्स भी हिंदी में होंगे। तो अगर आपकी इंग्लिश में, आपका मीडियम इंग्लिश है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी एक लिंक दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा हेयर इज़ द लिंक ऑफ द अदर पार्ट। तो वहाँ पर जाके आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। वो इंग्लिश में होगी, नोट्स भी इंग्लिश में होंगे, तो आपको ईजी रहेगा। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो बुक है इतिहास की, अगर आपने फ्रांसीसी क्रांति फर्स्ट चैप्टर के नहीं पता, आपको नहीं समझ आया, तो पहले वो भी देखना। मैंने वो वाले भी लिंक डाल रखे हैं आई बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में, तो पहले वो भी जाकर देखना, क्योंकि थोड़ा सा 5% आपको फ्रांसीसी क्रांति अगर आपने पढ़ा होगा तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में स्वतंत्रता का विचार फैलने लगा। आपको पता ही है, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में, ठीक है, यूरोप एक महाद्वीप है, वहाँ पर ये जो आज़ादी का और स्वतंत्रता का विचार फैलने लगा। भारत में भी जो राजा राम मोहन रॉय थे और डेरोजियो जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने बुक वगैरह में बताया कि इस फ्रांस की क्रांति है, उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, आपको पता है जैसे फ्रांस था, उसमें 3 श्रेणियों में लोग बटे हुए थे। कौन से? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग और वो तृतीयक स्टेट, ऐसे बटे हुए थे ना। तो वैसे ही यूरोप के अंदर भी 3 तरह के लोग थे। ठीक है, एक तो उदारवादी हो गए, एक हो गए रेडिकल और एक हो गए रूढ़िवादी। तो सबसे पहले हम एक बार उदारवाद देख लेते हैं। उदारवाद कौन से लोग होते हैं? तो उदारवाद वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हर धर्म को समान मानना चाहिए और हर धर्म को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो धर्म देश के अंदर ज़्यादा है या कम। ठीक है, उनका कहना था कि उदारवादी चाहते थे कि राष्ट्र में सब धर्मों को समान अधिकार हो। ठीक है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम अधिकार ना हो, किसी भी धर्म को। सेकंड था, ये वंश आधारित सत्ता के विरोध में थे। ये बोलते थे कि यार ऐसे राजा का बेटा जो राजा बन रहा है ना, ऐसे नहीं बनना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, और अमीर का बेटा अमीर बन रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये इसके खिलाफ थे। तीसरा था, इनका कहना था कि सरकार के पास किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी जो सरकार है वह लोगों की इंडिविजुअल राइट्स पे इंटरफेयर ना करे, उनके जो अधिकार होते हैं, लोगों के अधिकार, उनको ना छीने कि यहाँ मत जाओ, ये ना करे सरकार। उनका कहना ये था। ठीक है, और इनका कहना था कि जो स्वतंत्र संसद होनी चाहिए, यानी वोटिंग देकर संसद चुनी जानी चाहिए, और स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए जो न्याय करे सही से। ठीक है, बट इनकी एक प्रॉब्लम थी। इनकी प्रॉब्लम क्या थी? ये वो लोग थे जो चाहते थे कि वोटिंग का अधिकार तो होना चाहिए, बट वोटिंग का अधिकार सिर्फ जो वोट देने का अधिकार है, चुनाव मतलब अपना वोट देने का, मताधिकार देने का अधिकार है, वो सिर्फ आदमियों को होना चाहिए जिनके पास पूंजी है। जो अमीर आदमी होने चाहिए, उन्हीं को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वही है जो एक देश की अर्थव्यवस्था में अपना ज़्यादा योगदान देते हैं। तो ये इनकी गलत चीज़ भी थी। ठीक है, समझ आ चुका होगा आपको उदारवाद के बारे में। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, नहीं तो ये जो लिखा हुआ है वो पढ़ो, और यार इसका जो नोट्स वगैरह है उसका नीचे लिंक दे रखा होगा। नहीं दे रखा तो मेरे को बताओ, मैं आपको नोट्स का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप प्रिंट आउट करके नोट्स देख सकते हो। ओके, दूसरा पढ़ते हैं हम रेडिकल के बारे में। रेडिकल वो लोग होते हैं, इनका मानना था कि वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए, चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे कोई भी हो। ठीक है, बट और इनका मानना था कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और जो जमींदार है, ये क्या थे? उनके विशेष अधिकार के खिलाफ थे। इनका मानना था कि निजी संपत्ति तो होनी चाहिए, यानी अगर कोई अमीर आदमी है तो उसके पास संपत्ति होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ एक ही बंदे के साथ पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रेडिकल में क्या था? ये कहते हैं कि वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए, बड़े जमींदार और उद्योगपति को प्राप्त विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। ये मानते थे आपने सिर्फ वोट अमीर आदमियों को देने के लिए दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, यह निजी संपत्ति के विरोध में नहीं थे। इनका कहना था निजी संपत्ति होनी चाहिए, कोई नहीं, बट ऐसा ना हो कि वो सारी संपत्ति एक ही के पास हो, सकेंद्रण हो। सकेंद्रण का विरोध करते थे, यानी एक के पास नहीं होनी चाहिए वो सारी की सारी संपत्ति। तीसरे थे रूढ़िवादी। ये बहुत आसान है। ये रूढ़िवादी वो लोग होते हैं, जैसे रूढ़िवादी जो होते हैं, जो पुरानी सोच वाले होते हैं, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल अपने दादा दादी वगैरह से लगा सकते हो। ये वो होते हैं जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते, और इनका कहना था कि बदलाव आए भी तो धीरे धीरे आए। तो जब मैं इंग्लिश में बताता हूँ ये बच्चों को, तो मैं 2 वर्ड बोलता हूँ, स्लो चेंज और नो चेंज। जो रूढ़िवादी लोग वो थे जो स्लो चेंज को अडॉप्ट करते थे, या तो बोलते थे चेंज ही ना आए, नो चेंज या स्लो चेंज। चलिए आइए देखते हैं अब आगे।
जो नेक्स्ट आपकी बुक में दे रखा है वो दे रखा है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, अब हमको पता चल चुका है कि यूरोप में किन तरह के लोग थे, लिबरल, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ये 3 तरह के लोग थे। अब जो यूरोप है ना, वहाँ पर धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया, आर्थिक और सामाजिक बदलाव आना शुरू हो गए थे यूरोप के अंदर। नए नए शहर बस रहे थे और औद्योगिक विकास हो रहा था, फैक्ट्रीज वगैरह बन रही थी, रेलवेज वगैरह, जो रेलवे है वो भी, उसका भी विस्तार हो रहा था। उसकी वजह से जो बहुत सारे लोग गाँव में रहते थे ना, अब वो शहरों में आने लगे, किसकी तलाश में, जॉब वगैरह मिले उन्हें, ठीक है, इनकी तलाश में वो आने लगे। अब उनके साथ कुछ समस्याएं थी, उनके साथ क्या क्या समस्याएं थी, पहले समस्या देख लेते हैं। अब सारे एक साथ आ गए, बहुत सारे लोग गांव से एक साथ शहर में आ गए, तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बेरोजगारी। अब सबको एक साथ जॉब देना तो मतलब फीजिबल नहीं है, तो हो ही नहीं सकता कि सबको एक ही बार में जॉब मिल जाए, तो वहाँ पर बेरोजगारी थी। साफ़ सफाई की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, जो शहरों में आ गए तो साफ़ सफाई की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, और एक अच्छे जगह पर भी नहीं रहने दिया, मतलब एक घर वगैरह जो उन्हें नहीं दिए जाते थे, उनके लिए डॉर्मेट्रीज होती थी। देखो डॉर्मेट्रीज क्या होता है, डॉर्मेट्रीज होता है एक बड़ा सा हॉल होता है, उसी के अंदर सबको सुलाया जाता है, सारे के सारे वर्करों को, तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम थी, क्या इस प्रॉब्लम का किसी ने समाधान निकालने का सोचा? जी बिल्कुल, इस प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए सोचा लिबरल और रेडिकल ने। ठीक है, रेडिकल, लिबरल का मतलब उदारवादी हिंदी में, रेडिकल और लिबरल ने सोचा कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनका वर्करों से कोई लेना देना तो नहीं था, बट ये सोच रहे थे कि यार जो समाज है उसका अच्छा होना चाहिए, जो वर्कर है, जो अगर मजदूर स्वस्थ होगा, पढ़ा लिखा होगा और उसको अधिकार मिलेंगे और रोक टोक नहीं होगी और उनकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो समाज कल्याण होगा। सिर्फ एक का फ़ायदा नहीं होगा, पूरे देश का, पूरे समाज का फ़ायदा होगा, उनका ये कहना था। अब इन्होंने इस चीज़ को करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए, लेबर वगैरह की, वर्कर वगैरह की मदद करने के लिए इन्होंने क्या करा, वो पार्टियाँ वगैरह बनाई, समूह वगैरह बनाए। ठीक है, कि चलिए आइए समूह बनाते हैं, आपके अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं। अब आप बताइए कि इनका ये जो पार्टी वगैरह बनाई थी, इसका सपोर्ट किसने करा होगा? ये किसके लिए पार्टी बनाई थी उन्होंने? मजदूरों के लिए। तो मजदूरों ने इनका बहुत अच्छे से साथ दिया। ठीक है, अब आपकी बुक में एक नाम दे रखा है गुसेपे मजीनी, ये बस याद रखना, इटली के बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, बहुत सारी रचना वगैरह लिखी थी इन्होंने, अपनी बहुत सारी बुकें, और राष्ट्रवादी की सोच में बहुत ज़्यादा योगदान दिया इन्होंने। इनका नाम ही याद रखना यार, क्यों? क्योंकि ये 10th क्लास में आएगा तो अच्छे से समझ आएगा आपको। चलिए आइए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूरोप में समाजवाद का आना। अब देखो, आपको ये बात तो पता चली चुकी है कि जो लिबरल है, जो उदारवादी और जो रेडिकल लोग हैं, वो धीरे धीरे समाज के बारे में सोचने लगे। ठीक है, वो वर्करों के बारे में सोच रहे थे, मजदूरों के बारे में सोच रहे थे, तो समाज के बारे में ही सोचने लगे। पूरे यूरोप में समाजवादी की विचारधारा फैलने लगी, पूरा यूरोप अब बोल रहा था कि समाजवादी का विचार पूरे उसमें फैलने लगा। और ये समाजवादी होते कौन है? देखो, लिबरल रेडिकल अलग है, ठीक है, उनकी सोच थी, वो समाज के लिए अच्छा करना चाहते थे, बट अब एक वर्ग और आ गया, ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, उनको समाजवाद या समाजवादी कहा जाने लगा। अब अच्छे से देखते हैं समाजवादी होते कौन है। समाजवादी वह लोग थे जो समाज के अच्छे बदलाव लाना चाहते थे और इनका मुख्य लक्ष्य था समाज कल्याण। ये वो लोग थे जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे और अच्छे बदलाव लाना चाहते थे। इनका कहना था कि सबका अच्छा होना चाहिए। और ये क्या करते थे, जो समाजवादी थे वो निजी संपत्ति के विरोध में थे। इनका कहना था कि यार निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इनका, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इनका कहना था कि जो एक कंपनी है उसका मालिक एक बंदा नहीं होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। ऐसा वो क्यों कहते थे? वो कहते थे कि एक पर्सन है, एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, उसमें जो काम करते हैं वो वर्कर काम करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं और वो पैसे कमाते हैं, बट ये सारा का सारा पैसा मालिक के पास जाता है और मालिक का सिर्फ क्या कहते हैं, पर्सनल, जो इसका जो खुद का फ़ायदा होता है, कुछ भी उसका समाज का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार निजी संपत्ति नहीं, अगर ये बोलते हैं कि समाजवादी बोलते हैं कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो चलो ठीक है, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो निजी संपत्ति नहीं तो क्या मतलब फैक्ट्री का मालिक कौन? अगर एक बंदा फैक्ट्री का मालिक नहीं बनाना हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट किसको बनाए, है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया कि सामूहिक उद्यम होने चाहिए। यानी सामूहिक उद्यम का मतलब इंग्लिश में कॉर्पोरेट कम्युनिटी होता है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि देखो,
कुछ लोग समूह में मिलकर चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं आपस में मिलकर चीज़ें बनाते हैं और उससे क्या होता है, मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। तो जिसने जितना काम किया है काम के हिसाब से आपस में बांट लेते, वो मुनाफा काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। आपने कितना % काम किया उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते थे, ठीक है। इसमें सारा का सारा जो प्रॉफिट होता था, सारा का सारा मुनाफा वो एक बंदे के पास नहीं जाता था, है ना। अच्छी बात ये, तो सामूहिक संपत्ति होने लगी, सामूहिक उद्यम होने लगे, ये सुझाव दिया। अब एक पर्सन थे जिनका नाम है रॉबर्ट ओवेंस, ठीक है। ये 1771 से में आए थे और 1885 में इनका टाटा वाई हो गया था। इंग्लैंड के उद्योगपति थे ये, इंग्लैंड के थे, और जिन्होंने एक सामूहिक उद्यम बनाया, पहला सामूहिक उद्यम बनाया था इन्होंने अमेरिका में। इंडियाना एक जगह है, वहाँ पर बनाया था। ये इंडिया में नहीं है, इंडियाना अमेरिका में भी है। न्यू हार्मनी करके एक सामूहिक उद्यम बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो अच्छा करा उन्होंने, देखो पहली शुरुआत इन्होंने ही करी थी। बहुत सारे लोगों का कहना था कि यार सही है, आप सामूहिक उद्यम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट सामूहिक उद्यम की जो निगरानी है वो सरकार को करनी चाहिए, और सरकार को ही सामूहिक उद्यम और सामूहिक खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्योंकि अगर दोबारा से ये सारा देखने के लिए आप किसी एक बंदे को खड़ा कर दोगे और बोलोगे आप ही निगरानी रखोगे, तो वो सारा का सारा मतलब खुद उसमें करप्शन वगैरह करेगा, धोखेबाजी करेगा। तो वही है, सारी की सारी पावर एक ही बंदे के हाथ में चली जाएगी। इसलिए जो देख रेख का काम होना चाहिए सरकार का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, अब ये दूसरा बंदा है लुई ब्लांक। लुई ब्लांक का कहना था कि है ना, जो हमारी ये जो फ्रांस है ना, ये फ्रांस से थे, ठीक है। इनका कहना था कि सरकार, जो पूंजीवादी उद्यम होते हैं जहाँ पर एक ही मालिक होता है, ठीक है, तो उनका कहना था कि पूंजीवादों की जगह समाज को सामूहिक उद्यम लाने चाहिए। सरकार ये पूंजीवादी उद्यमों को हटा दे और सामूहिक उद्यम लाए, ठीक है। इनका कहना था ये, मतलब अच्छी सोच रखते थे। तीसरे पर्सन है हमारे कार्ल मार्क्स। ये बड़े अलग सोच रखने वाले हैं, इनका मैं बताता हूँ। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स लिखा है ये, एंगल्स। इनका क्या कहना था, कार्ल मार्क्स का कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी है। उनका कहना था कि जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी है और अपनी स्थिति सुधारने के लिए मजदूरों को खुद क्या करना पड़ेगा, जो पूंजीवादी सत्ता है या निजी संपत्ति है उसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। यानी आप जो पूंजीवादी जो भी कानून वगैरह बनाने हैं उनको मानना छोड़ दो, ठीक है, और सब सही हो जाएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें जो नियंत्रण हो, जो कंट्रोल हो, वो सामाजिक स्वामित्व का हो या सरकार का हो, और ऐसे समाज को साम्यवादी कहते थे, ठीक है। आ सकता है कि साम्यवादी सरकार किसे कहा जाता था, कार्ल मार्क्स क्या सोचते थे। ओके, नेक्स्ट जो आपकी बुक, और याद रखना ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, बुक से बता रहा हूँ, तो आपको एक भी चीज़ आपकी बुक से नहीं छूटेगी, ठीक है, बट आप ये करते हुए चलो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। समाजवाद के लिए समर्थन। अब समाजवाद के लिए समर्थन का मतलब है कि अब ये समाजवाद की सोच धीरे धीरे लोगों में फैलने लगी। अब इसके समर्थन में कौन कौन लोग आने लगे उसका हम देखते हैं, ठीक है। 1870 जब से आता गया, 1870 के बाद क्या हुआ, जो समाजवादी हैं उन्होंने अपना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई, किसके नाम से, द्वितीयक इंटरनेशनल के नाम से, ठीक है। सेकंड इंटरनेशनल, द्वितीयक इंटरनेशनल के नाम से बनाई, इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे, अगर बात करें इंग्लैंड और जर्मनी की बात करें, तो उन्होंने क्या हुआ था, अपने देश के लिए, अपने देश के अंदर उन्होंने क्या बनाए, मजदूरों के लिए संगठन भी बनाए, ठीक है। और वो संगठन क्या काम करते थे, काम के घंटे कम करवाना, मतलब काम के जो घंटे होते थे पहले बहुत ही ज़्यादा होते थे, 10 घंटे होते थे, 12-15 घंटे काम करवाया जाता था, तो इनको कम करवाना काम था इनका। ये इसके लिए आवाज़ उठाते थे, और सब लोगों को, मजदूरों को, गरीबों अमीरों सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये करते थे वो। और सबको है ना एक जो रोजगार है, अच्छा रोजगार दिलाने में भी योगदान देते थे अपना, ठीक है। होप सो ये क्लियर हो आपको। चलिए आइए आगे। चलिए अब देखो जर्मनी के, अभी हमने सुना इंग्लैंड और जर्मनी में दोनों में मजदूर संगठन बने, तो पहले तो हम जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी में जो मजदूर संगठन था ना, वो एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करता था जिसका नाम था SPD, ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। पहले याद रखना SPD यानी P आना चाहिए, बट पहले इसका नाम उल्टा है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है। ये जो जर्मनी के मजदूर संगठन है वो सोशल डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करते थे, पार्टी को सपोर्ट करते थे, और जो चुनाव में इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलवाने में हेल्प करते थे, ठीक है। अब सिर्फ जर्मनी में नहीं, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी 1905 में उन्होंने एक लेबर पार्टी बनाई, जो यही वर्करों की पार्टी थी, मजदूरों की पार्टी थी, ठीक है। वो भी क्या करते थे, मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ते थे। फ्रांस में भी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई, ठीक है, वो भी यही काम करती थी, वर्करों के, लेबर के अधिकारों के लिए लड़ती थी।
बट प्रॉब्लम क्या थी, 1914 तक यूरोपीय समाज में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में असफल रहे, कहीं भी सरकार नहीं बना पाई। यूरोप बहुत बड़ा महाद्वीप है, उसमें से ना जर्मनी, फ्रांस, इटली, किसी के अंदर भी अपनी सरकार नहीं बना पाए। बट बहुत सारे समाजवादी लोग थे जो चुनाव जीते, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून बनवाए। बट अभी भी जो मेन सत्ता थी वो लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव, यानी उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी के पास ही थी ज़्यादातर सत्ता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने आपको मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बता दी है। ये जो चैप्टर पूरा नहीं हुआ, याद रखना है, बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ चैप्टर। हमने सिर्फ 30% इस चैप्टर का करा है। जो मेन टॉपिक है, जो यूरोप में समाजवाद है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बुक का चैप्टर, वो अभी आगे आएगा, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपका कोई सजेशन है कि यार नोट्स मत बनाओ, मेरे को एनिमेशन फॉर्म में समझाओ, या कोई भी किसी भी टाइप का सजेशन, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए पहले तो शायद डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दे रखा होगा, उस पर आप मैसेज करके बता सकते हो। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। और अगर आपकी कुछ मतलब कोई पर्सनल क्वेरी हो अभी तक जो मैंने समझाया उससे रिलेटेड भी आप पूछ सकते हो। और अगर आपका कुछ खुद का सजेशन हो कि सर इस चैप्टर पे वीडियो बनाऊँ या ऐसा कुछ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं 6 to 12 तक सारे के सारे वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आप मेरे को कोई पर्सनल सजेशन देना चाहो अपना कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड बहुत अच्छी बात है यार, आप थोड़ा एफर्ट डाल के खुद से भी पढ़ने का ट्राई कर रहे हो नेट वगैरह से, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मतलब मेरी वीडियो बनाने की वजह से अगर आपका थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा हो तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। एंड चैनल को सपोर्ट करो। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।